तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब आरबीआई ने अपना कदम उठा लिया है और रेपो रेट में कमी कर दी है, तो बैंक अब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आखिर किसी तरह की कोई कटौती का ऐलान करते हुए नजर क्यों नहीं आए हैं। और अब तक रेट कम करने के लिए कोई ऐलान हमने क्यों नहीं सुना, जबकि आरबीआई और सरकार लगातार बैंकों से दरें घटाने की बात भी कर रहे हैं। इससे पहले भी रिजर्व बैंक ने कई बार रेट में कटौती की, लेकिन ग्राहकों को उतना फायदा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो आज सीएनबीसी आवाज इसी मुहिम के साथ उतर रहा है कि अब तो कम करो ईएमआई। जी हां, इसी पर आज हम कर रहे हैं एक बड़ी चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं फेडरल बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया साहब, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी भी इस चर्चा में शामिल होंगे, थर्मेक्स के एमडी एमएस उन्नी कृष्णन साहब जुड़ेंगे, रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा हमारे साथ हैं और कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आता हूं खजूरिया साहब, आपके पास 24 घंटे हो चले हैं, आरबीआई ने रेट्स घटा दिए हैं, बोला भी है कि अब आपको लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हम कई और कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन बैंकों की तरफ से कोई ऐलान नहीं आया है, क्यों? बैंकों ने एक्चुअली रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की घोषणा के पहले 96 घंटे पहले ही अपनी दरों को उद्घोषित किया था। और जैसा कि निर्देश था कि आप अलग अलग टेनर के हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट जो है वो उसकी घोषणा करें, तो सभी बैंकों ने 31 मार्च के आखिरी तक, मतलब 31 मार्च की शाम तक अपने एमसीएलआर की घोषणा की थी। और ज्यादातर बैंकों का एमसीएलआर उनके बेस रेट से नीचे है, किसी का 10 बेसिस, किसी का 8, किसी का 9। तो वो मेरे ख्याल से उनके मौद्रिक नीति की घोषणा के पहले ही उन्होंने जो है उसको कम, क्योंकि उसकी अपेक्षा थी, मौद्रिक नीति की अपेक्षा थी कि 25 बेसिस पॉइंट कम होगा। और उस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे वैसे जो उसकी जो कैलकुलेशन का जो वो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में कहीं भी रेपो रेट नहीं आता है, इसलिए रेपो रेट पर वो निर्धारित नहीं होता है एमसीएलआर। तो आप ये कह रहे हैं कि ये आरबीआई की गलती है कि उन्होंने एमसीएलआर पे जो नया कैलकुलेशन फॉर्मूला दे दिया है, तो अब लीजिए हमने तो कर दिया है। नहीं, ये आप शायद मैं पूर्वाग्रह न रखते हुए अगर आप उसको देखें कि वो एक्चुअली उसकी कैलकुलेशन पहले बेस रेट की कैसे कंप्यूटेशन होती थी, उसकी कैसे गणना की जाती थी, और एमसीएलआर की कैसी की, उसमें सब में डिपॉजिट रेट जो है, बैंक अपने जो लोन देते हैं वो आरबीआई से बोरो करके नहीं देते हैं। अगर आप बैंक की बुक का कॉम्पोजिशन देखें तो भारत में कम से कम 75 से 80% जो आपकी देयताएं हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो पब्लिक से लिए गए जमा राशियों पर, और उसके द्वारा जो है वो लोन दिए जाते हैं। तो अगर आस्तियों की तुलना अगर आप देयताओं से करें, तो जो आस्तियां हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो ऑटो लोन्स हो, चाहे वो दूसरे लोन हो, वो डिपॉजिट से ज्यादा आते हैं, बोरोइंग से नहीं आते। अगर बोरोइंग से आते होते, समझा आपकी बात खजूरिया साहब, बिल्कुल सही, मेरी बात पूरी सुन लें। अगर बोरोइंग से वो एसेट्स बन रहे होते तो इमीडिएटली रेपो रेट के काटने के साथ ही आपके फॉर्मूले में बोरोइंग की कॉस्ट नीचे आ जाती, बट उसका जो अनुपात है वो बहुत कम है। तो जब तक डिपॉजिट रेट नीचे नहीं आएंगे, तब तक जो है वो आपके लोन रेट। लेकिन अब मेरा जो अगला प्रश्न है वो प्रदीप जी के पास ले जाता हूं, इसका ठीक उल्टा, कि जब बैंक ये रेट्स बढ़ाता है अपने रेट, तो बैंक में हम देखते हैं कि तुरंत ही उसकी घोषणा हो जाती है। जैसे ही बैंक ने रेपो रेट बढ़ाया, तुरंत कर्ज महंगा होने के ऐलान सुबह से शाम तक में आ जाते हैं। ऐसा क्यों प्रदीप जी? ये आप गलत कह रहे हैं। आप तथ्य को उठाकर देखिए, जब ये नए गवर्नर साहब आए थे, रघुराम राजन जी, जून 13 में, तब से लेकर मार्च 14 तक उन्होंने 3 बारी रिपो रेट बढ़ाया, 0.25, 0.25, 0.25, 0.75 बढ़ाया, और बैंकों ने एक पैसा बेस रेट नहीं बढ़ाया। तो इसका मतलब ये है कि बेस रेट का और जो रिपो रेट का है उसका कनेक्शन बहुत वीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे जो लोग बाहर होटल में खाना खाते हैं, मान लीजिए एक थाली जो है 150 रुपए की है, उसके अंदर अगर मान लीजिए बाकी चीजों की दाम में कोई गिरावट ना हो, मिर्ची का दाम थोड़ा सा कम हो गया, तो होटल वाला 150 रुपए की थाली को कितने पे लगाएगा? 100 रुपए पे? बिल्कुल नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा कहेगा 149 पे लगा लो। तो इसलिए जितना मिर्ची का अनुपात है आपके खाने के थाली के अंदर, उतना ही है रिपो रेट का बैंक की कॉस्ट के अंदर। तो इसलिए ये तो अभी कम नहीं। अब अगर कोई बैंक अगर ये एल्को करके कर दे तो मुझे तो बहुत आश्चर्य होगा।
पर ऐसा हुआ नहीं है। ये तभी होगा जो संस्थाएं होलसेल मार्केट पे निर्भर है, जैसे एचडीएफसी पेरेंट, वो होलसेल मार्केट तो उसका पैसा सस्ता हो गया। अब उसने अगर होम लोन सस्ता कर दिया तो बैंक मजबूरी में रेट कम करेंगे कंपटीशन में, ताकि कॉस्ट वॉच से ये जो करना ये बकवास है। अगर रिजर्व बैंक को सही मायने में रेट कम करवाना था तो सीआरआर कटौती करती। और आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जब भी सीआरआर में कटौती हुई है, बेस रेट के अंदर काफी बड़ी गिरावट आई। जी, चलिए मैं यहाँ पर बाकियों से पूछिए, मैं बाद में बिजॉन मिश्रा साहब के पास जाता हूँ। बिजॉन मिश्रा साहब, बैंकों का जो तर्क है, हम उम्मीद भी यही थी कि यही बात हमें सुनने में आएगी कि आपके जो डिपॉजिट्स हैं उन्हीं से हम जो भी अपने लेंडिंग रेट्स हैं वो डिसाइड करते हैं, और आपने रेपो रेट कम किया है। ये रेपो रेट तो बहुत, जैसा प्रदीप जी उदाहरण दे रहे थे मिर्ची के अनुपात वाला, उस तरीके का मामला है। नहीं, एक्चुअली हम लोग हर उपभोक्ता क्या चाहता है कि आप बहुत सरल उपाय से हम लोगों को समझाइए कि जब रिजर्व बैंक गवर्नर ने कोई भी चीज ऐलान किया कि यू मस्ट पास इट ऑन टू द कंज्यूमर्स, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कंज्यूमर ये देखना चाह रहे हैं कि यदि आप कोई भी बढ़ोतरी कर रहे हैं या घटा रहे हैं, यदि हमारे बैंक में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे डिपॉजिट्स लेकर, हमारे सेविंग्स को लेकर, या हमारे लोन जो हम ले रहे हैं उस पर कुछ फर्क आ रहा है, तो एक आम उपभोक्ता देखना चाहते हैं कि जैसे आप इंटरेस्ट जब बढ़ा देते हैं तब आप तुरंत कर देते हैं, और जब घटाने की बात हो रही है तब आप मिर्ची का तुलना कर रहे हैं। तो हम लोगों का सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक को एफिशिएंसी लाना अनिवार्य होना चाहिए, बैंक पे कंपटीशन आनी चाहिए। आज सारे बैंक्स एक एकत्रित होकर एक कार्टेलाइजेशन हो जाते हैं हमारे देश में। इस ढंग का कंपटीशन नहीं आता है जिसमें एक ओपननेस है, एक ट्रांसपेरेंसी है, एक वाकई में एक उपभोक्ताओं के पक्ष में कोई चीज हो रहा है। और आरबीआई को तो कोई मान्यता नहीं है, कोई भी बैंक आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली कभी नहीं लेते हैं। ये मतलब हम लोग का अनुभव है, जो 30 साल से हम लोग अनुभव कर रहे हैं एज ग्राहक, एज एंड यूजर ऑफ बैंकिंग सर्विस इन इंडिया। यूजली हम लोगों के देश में द रेगुलेटर इज कंप्लीटली वीक। एक भी बैंक का लाइसेंस जब्त नहीं हुआ है व्हेन करोड़ों रुपया का हेराफेरी हो गया है अकाउंट में, डिपॉजिट्स लॉट ऑफ ट्रस्ट, एनपीए की भी लॉट ऑफ ट्रस्ट बात करेंगे। लेकिन थर्मेक्स के एमडी उन्नी कृष्ण साहब भी हमारे साथ है। उन्नी कृष्ण साहब, क्या उम्मीद थी, इंडस्ट्री भी उम्मीद कर रही थी कि एक तो बड़ा रेट कट आएगा, चलिए 25 बेसिस पॉइंट का ही आए, जैसा बिजॉन साहब भी कह रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर जब खुद कह रहे हैं कि मैंने रेट कट कर दिया और बैंकों को करना चाहिए, तो उनका भी तो कोई तर्कसंगत युक्ति होगी, उसी के हिसाब से वो कह रहे हैं। कितना मानना चाहिए इसको बैंकों को? मेरा ख्याल से पिछले साल में ही उन्होंने 1.25% जो कटौती किया है 3 बार मिलके, उसमें से तकरीबन 60 बेसिस पॉइंट्स ही बैंकों ने पास ऑन किया, ट्रांसमिशन किया है। तो मेरा ख्याल से अभी 0.25 भी बढ़ा अभी कटौती किया, उसके मुताबिक बैंक के हाथ में आज का दिन में तकरीबन 0.75% हाथ में है। बट जो परिस्थिति में उनकी बैलेंस शीट है, उनकी इतना हिम्मत तो नहीं रहेगा पूरा ट्रांसमिशन करने के लिए। और उससे अलावा एक भी चीज हमको पता चलना चाहिए कि आरबीआई इज नॉट द कंट्रोलिंग फैक्टर, इट्स अ गाइडिंग फैक्टर। फंडामेंटली जब तक उनकी डिपॉजिट रेट कम नहीं होगा बाय एटलीस्ट 1.5% बिटवीन लास्ट ईयर एंड करंट ईयर, they will not be able to transfer the entire thing to the market. So banks are also, somebody mentioned carteling. I wish they were carteling. They are competing against each other in giving fixed deposits rates at a higher than what is manageable. And in any case, the finance minister has already shown an example to all of them by reducing the small saving rate by almost 1%. So the banks have to reduce the deposit rate so that the money available to them is at a low